हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और 4 दिन बाद आपका फिर से एग्ज़ाम शुरू हुआ है एसएससी एमटीएस का। 4 दिन बाद आपका फिर से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। तो हम लोग ओवरऑल रिव्यू करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके थोड़ी देखिए मॉडरेट लेवल की ही आज की शिफ्ट में भी पूछी गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो वो जो मिले हुए हैं आपके, वो किससे मिले हुए हैं, आपके पीवाईक्यू से मिले हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से 4 से 5 से 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर देखने को मिला। बाकी ओवरऑल पूरी जब जीके में जाएंगे तो आपको मॉडरेट देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अब तक जो हॉकी ने ये जीते हुए हैं गोल्ड मेडल, वो 8 बार जीते हुए हैं। तो 8 बार जीता हुआ है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरी मैं बात करूं कि पहली बार कब जीता, तो पहली बार जीता था 1928 के अंदर। उसके बाद 1928 से लेकर के 1956 तक इसने 6 बार जीता हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, 6 बार जीता। इसके बाद 1964 में जीता और लास्ट सबसे जीता 1980 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि 6 गोल्ड मेडल लगातार 1928 से लेकर के 1956 तक। उसके बाद 1964 में आपका फिर से गोल्ड, और सबसे लास्ट गोल्ड मिला 1980 में। इन में गैप हुआ था 1960 में। अगर गोल्ड आपको मिल जाता तो 1964 तक आपका लगातार हो जाता। तो यही मोस्टली ऑप्शन में दे देते हैं कि 1960 वाला। तो इस समय पर हॉकी ने कोई मेडल नहीं जीता हुआ था 1960 में, या इनसे भी अलग आपको साल दिया हो तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन सारे आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन इसी से बनकर के ये आता है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते। तो 8 मेडल जीते हैं। कौन सा ऐसा वो गेम है, ऐसा खेल है, भारतीय खेल, जिसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो आपका हॉकी हो जाता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेना है। हाँ, और 2 बार लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने का खिताब भी भारत के नाम है। यानी कि भारत ने लगातार 2 बार 2020-24 में कौन सा मेडल जीता है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, और ये भी हॉकी टीम ने जीता हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट तो आप लोग लगाएंगे ही। और मॉक टेस्ट में सबसे बेहतर और नंबर 1 जो मॉक टेस्ट आता है, ये आपका टेक्स्ट बुक का है। और जिसकी सिलेक्शन वाली दिवाली नाम की जो सेल है, वो आज रात 12 बजे से, यानी कि 29 अक्टूबर से आपकी शुरू हो जाएगी। यानी आज रात 12 बजे से ये लाइव होगी, जिसमें कि आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। प्राइस एकदम सस्ता होने वाला है, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे। तो आपको 12% डिस्काउंट होकर के एकदम कम प्राइस में, जो कि टेक्स्ट बुक वाली टीम डिसाइड करेगी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज़, मेरा कूपन कोड ज़रूर याद रखना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा लिंक वगैरह डालूं, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर मैं रात को 12 बजे इसके लिए आपको अपडेट कर दूंगा। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के दिए हुए हैं, तो जा कर के उनसे जुड़ जाइए। और ये सोचिए कि देखिए, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। बेहतरीन ऑफर आपको दिवाली में टेक्स्ट बुक यहाँ पर देने वाला है, तो आप लोग को ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया हुआ था मोस्टली, तो फिर से पूछा गया कि 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो अनुसुईया उइके इसका राइट आंसर था। यानी कि अनुसुईया जो उइके हैं, ये इसका राइट आंसर था, जो कि 2022 में क्या थी, राज्यपाल रही हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो और ये क्वेश्चन देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के पूछे जाएंगे। मिजोरम के आता है, कर्नाटक के कई बार आ जाते हैं। तो मोस्टली जो आपके उप मुख्यमंत्री, यानी कि जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उनको देख लेना है। और डिप्टी सीएम के बाद में आपको किसको देख लेना है, आपको गवर्नर वगैरह को देख लेना है, जिससे कि शायद आपकी शिफ्ट में आ जाए तो आप आसानी से वहाँ पर टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रिपीटेड भी है, क्योंकि ये एक दिन क्वेश्चन हो रहा है बीएमटीएस के एग्ज़ाम में। तो ये भूदान आंदोलन किसने किया हुआ था, तो आचार्य विनोबा भावे इसका राइट आंसर था। यानी कि इसमें संस्थापक पूछे गए हैं, तो आचार्य जो विनोबा भावे थे, इन्होंने भूदान आंदोलन की क्या है, शुरुआत करी हुई थी। दूसरी चीज़ इससे आपका क्या पूछ सकते हैं कि इसका वर्ष पूछ लिया जाता है कि 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, कि किस वर्ष आपका भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो 1951 होता है। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाती है कि इसको किस राज्य में शुरू किया गया था, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि भूदान आंदोलन तेलंगाना में हुआ, 1951 में हुआ। आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है।
और एक आपका जैसे पूछ लेते हैं, एक दिन मोपला विद्रोह आया हुआ था, ये भी कई बार पूछते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और ये केरल से रिलेटेड है, इसको भी याद रखना है। यानी कि आपका मोपला विद्रोह केरल 1921 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी माँ के लिए शहर की स्थापना करी हुई थी? तो कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर था। यानी कि जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी माँ के लिए एक शहर की स्थापना करी हुई थी, यानी कि माँ के लिए की हुई थी। इसका कई बार नाम भी पूछते हैं, इसका नाम क्या है? तो नागलपुरम इसका जो नाम है, नागलपुरम इसका नाम था। इस नाम के जो शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किसके लिए करी हुई थी? अपने माँ के लिए। और ये तुलुव जो वंश था, यानी कि तुलुव वंश था, उसके तीसरे शासक हुए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी हुई थी। और इसमें 4 साम्राज्य हुए, 4 वंश हुए, जिसका सबसे लास्ट वाला भी कई बार पूछते हैं, तो वो सबसे लास्ट वाला अरायवीडु था। ये चीज़ भी याद रखना है। और क्या याद रखेंगे? हाँ, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पहले किस वंश के मंत्री थे? तो वो काकतीय वंश के थे। ये भी याद रखना है, पूछा जा चुका है एमटीएस में। तो विजयनगर साम्राज्य से भी, बाकी विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की हुई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया कि जो आपकी ललित कला अकादमी है, तो इन्होंने क्या किया, मौलाना अबुल कलाम ने किया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, ललित कला अकादमी की स्थापना करी हुई थी, और ये करी हुई थी 1954 में। तो ये याद रखना है। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आपको याद रखना है। ये पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए कि कौन था, तो पहले शिक्षा मंत्री भारत के जो थे वो यही थे, मौलाना अबुल कलाम, आपके, जो कि यहाँ पर पूछा गया था आपका ललित कला अकादमी से रिलेटेड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो पूछा गया, लेकिन ऑप्शन अब इसके क्या ही दिए गए होंगे। आप लोगों को पता है कि 2023 का जो आपका टाइम पीरियड था, इसमें जो पद्मश्री दिए गए थे वो ऑलमोस्ट 47 लोगों को यहाँ पर दिए गए थे। अब इसमें कौन से नाम है, किस तरह से आपका दिया गया है, क्या नहीं आया हुआ है, आपके कौन सा नाम दे दिया गया हो, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बता देना है अगर आपको याद आता है। बाकी ओवरऑल जिसका भी एग्ज़ाम था, तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बताएंगे कमेंट में, जिससे कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका गुजरात से रिलेटेड था। इसको कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? गुजरात में मनाते हैं। गुजरात के कच्छ में जो होता है आपका रण उत्सव को सेलिब्रेशन किया जाता है। रेत कला महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए कि रेत कला जो आपका सैंड फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि माधवपुर मेला कितने दिनों के लिए लगता है? तो 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो माधवपुर मेला होता है ये 4 दिनों के लिए लगता है। और ये कहाँ पर लगता है? तो ये पोरबंदर गुजरात में लगता है। ये चीज़ याद रखना है, जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में लगता है। और इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके राधा कृष्ण के आपके मिलन से भी रिलेटेड होता है आपका जो पोरबंदर का जो आपका मेला है माधवपुर वाला। इसी तरह और याद रखना है, जैसे कि हिंडिबा देवी का आपसे पूछ लेते हैं कि हिंडिबा देवी जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो वो आपका लगता है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे इसके साथ साथ, हम लोग हिंडिबा देवी के साथ साथ, हाँ, आपको अम्बुबाची का ऑलरेडी पता ही रहता है सब लोगों को कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है। तो ये सब में लगता है कामाख्या देवी टेम्पल पर। तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन कुछ आपका परियोजना से देखने को मिला कि कौन सी इसमें नदी परियोजना है। ऑप्शन आपके दिए हुए थे अलग अलग तरह के, ऑप्शन इसके नहीं पता चल पाया आपका, शायद भाखड़ा नागल भी दिया हुआ था, कोई अलग अलग एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था यही पूरी तरह से नहीं क्लियर हो पाया था। एक, हाँ, डीपीएसपी से आपका आर्टिकल दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट क्या आपका आर्टिकल दिया हुआ था, किससे रिलेटेड पूछा था, ग्राम पंचायत का गठन था या कुछ और था? क्योंकि इसके डीपीएसपी के देखिए जो आर्टिकल होते हैं ये मोस्टली सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो डीपीएसपी के एक आर्टिकल से था। एक कोई क्वेश्चन आपका गीत से था, यानी कि लोकगीत से, कि इनमें से कौन सा लोकगीत है जो कि फसल कटाई के टाइम पर गाया जाता है? तो देखिए अब ये तो नहीं पता है। ऑप्शन में आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह थे। हाँ, पंखीड़ा आपका कई बार ज़रूर पूछा गया, तो हो सकता है कि जो पंखीड़ा आपका लोकगीत है ये राजस्थान में आपका फेमस है, जो कि खेतों में काम करने के दौरान लोग गाते हैं। तो हो सकता है यही पूछा हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। बाकी ओवरऑल ये लोग इंग्लिश का देख सकते हैं। एक तो आपका
एंटीसिपेंट का यहाँ पर सैनोनिम्स पूछा गया था। एंटीसिपेंट क्या, आपका उम्मीद या आगे का सोचना, एक्सपेक्टेशन वगैरह हो जाएगा। कर्स का आपका एंटोनिम्स पूछा था, कर्स क्या होता है, बद्दुआ वगैरह देना, तो ब्लेसिंग वगैरह इसका हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस की स्पेलिंग पूछी गई थी एरर में, तो इंस्टीट्यूशन अभी आपको पता ही रहता है। और ब्लू आई मतलब होता है फेवरेट होना, यानी कि प्यारा होना, तो ये इसका भी ईडियम पूछा गया था ब्लू आई का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मिलेंगे हम लोग सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।